नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। तो देखते हैं फिजिक्स क्या है। द्रव्य यानी मैटर और उनके ऊर्जाओं में परस्पर जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करने की क्रिया जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। या फिर कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, कार्य, ऊर्जा, यांत्रिकी के साथ साथ ब्रह्मांड में होने वाले क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ साथ ब्रह्मांड में होने वाले क्रियाओं का अध्ययन जो है वो फिजिक्स है। और भी है, यानी जो भी हमें द्रव्य, कार्य, ऊर्जा, यांत्रिकी के साथ साथ ब्रह्मांड में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। मैंने ये भी बताया कि द्रव्य और ऊर्जा, एनर्जी के में उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन भी फिजिक्स कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान साथ में ये भी है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं यांत्रिकी के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान भी आता है। यानी प्रकृति में हो रही घटनाओं, बिजली गिरना, पृथ्वी का सूर्य के तरफ चारों ओर चक्कर लगाना, कार्य करना, ऊर्जा, तमाम चीजें हैं जिसमें प्रकृति भी इन्वॉल्व है, सम्माहित है। और वो जो विज्ञान जिस शाखा में हम पढ़ते हैं, जिस विज्ञान की शाखा में, वो भौतिक विज्ञान की शाखा होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान जो है फिजिक्स है, यानी भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। और साथ ही साथ विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भी हमारे फिजिक्स से हुआ है। यानी कह सकते हैं कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ETC अन्य साइंस का जो आपका विकास हुआ है भौतिक विज्ञान से ही हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान का जो मूल शाखा कहें या मूल पढ़ने की जो प्रक्रिया है भौतिक विज्ञान से ही प्रारंभ होती है। और भौतिक विज्ञान इसलिए सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं कि पहले ये समझिए, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ चलेंगे। अगला देखते हैं। भौतिक विज्ञान में कह रहा है द ग्रीक अल्फाबेट। जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे अक्षर होंगे ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में होंगे, जो मैं बोलूँगा आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोल दिया कि ये सिग्मा है, ये डेल्टा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दूं, ये आप नोट कर लीजिए। ये नोट करे रहेंगे तो आप फिजिक्स जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप जैसे ही वो देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है। तो चलिए देखते हैं ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक अल्फ़ाबेट के अनुसार अपर केस में क्या लिखते हैं किसी चीज़ को जो कि साइंस में डिनोट होता है, यानी फिजिक्स में प्रदर्शित होता है, उसको अल्फा को ए से अपर केस में और लोअर केस में ए से ही करते हैं, बट ऐसे कर देते हैं। बीटा को बी से और इसको ऐसे कर देते हैं। गामा को इस तरीके से या ये वाई की तरफ बनाते हैं। डेल्टा को ये या फिर इसके तरफ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन को कैपिटल ई, ये स्मॉल ई। जीटा को जेड से या फिर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये एटा को एच या फिर ये है,
थीटा को अपर केस में ये रहता है, लोअर केस में हम लोग ऐसे कर देते हैं। आइटा को आई या फिर स्मॉल आई इस तरीके से, कप्पा को कैपिटल के यहाँ पे स्मॉल के, लैम्डा इस तरीके से उल्टा वाई की तरह बनाते हैं, म्यू एम अपर केस में और लोअर केस में यू बना करके इस तरीके से कर देते हैं। यह आपको याद रखना है, आप लिख लेंगे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा और ये बार बार आएगा, इसी लेक्चर में, इसी वीडियोस में ही आएगा। 1-2 आ गया आप फिर सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया, या आप कहाँ से डाले हैं। न्यू एन ये भी से, जिंग ई इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ओम्रिकॉन ओ ये है, पाई आपको पता ही है पाई ऐसे बनाते हैं, रो इस तरीके से, सिग्मा अपर केस में ये है, लोअर केस में ये है, टाउ कैपिटल टी और स्मॉल टी को ऐसे कर देते हैं, अपसिलोन वाई फिर ये भी की तरह, फाई ये है चाई, साई और ये ओमेगा। ये ओमेगा 2 तरीके से बनेगा। आप ये कह सकते हैं ये अपर केस में है, ये अपर केस है और ये लोअर केस है, ठीक है। अपर केस मतलब कि बड़े अक्षर में कैसे लिखेंगे और लोअर केस मतलब छोटे अक्षर में कैसे लिखेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं अपर केस लोअर केस या अपर या लोअर लिखा है तो ये सर, और मैक्सिमम टाइम लोअर केस में ही आपको दिखेगा, यानी छोटे अक्षर में ही आपको ये दिखेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। और जब भी इसमें का कोई भी शब्द आएगा तो आपको याद होना चाहिए और उसको क्या डिनोट करता है और इससे क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी भौतिक विज्ञान का ये सिंबल मैंने बताया और आपको बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। अब हम चैप्टर 1 में चलेंगे और चैप्टर 1 जो है मात्रक यूनिट। उससे पहले मैं बताऊं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ भी जानना जरूरी है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है, हिंदी भी जानना जरूरी है परिभाषा के लिए। तो आगे देखते हैं। पहले तो मैं वो समझाता हूं इंग्लिश क्यों जरूरी है। तो चूंकि बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं तो आप समझिए कि एफ का कोई ना कोई ऐसा मीनिंग होगा जिससे कि उसका मतलब ऐसा कोई ना कोई अंग्रेजी वर्ड बनता होगा जिसका मीनिंग बल होता होगा। तो इसको यदि हम एफ से प्रदर्शित करते हैं इसका होता है फोर्स, ठीक है। और फार्मूले भी आएंगे जो कि मैथ जानना जरूरी है जैसा कि मैं बताया। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 मात्रक यूनिट क्यों सबसे पहले चैप्टर क्यों है मैं ये आपको बता दूं। क्योंकि कोई भी साइंस या खासतौर से फिजिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये मात्रक जानना जरूरी है, किसका क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम कार्य जानेंगे, उसके बाद बल जानेंगे, उसके बाद यांत्रिकी जानेंगे। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आपसे कोई भी पूछता है कि आपका यहाँ से घर कितना दूर है या स्कूल यहाँ से आपके घर से स्कूल कितना दूर है, तो आप बताते हैं 3 किलोमीटर। वो 3 किलोमीटर जो है एक मात्रक है दूरी का, एक मात्रक है दूरी का। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस दिशा में है, कहाँ पे है, कितना है, क्या नहीं है, क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया आपका रेलवे स्टेशन से कितना दूर है या फिर रेलवे स्टेशन से क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। मात्रक किसे कहते हैं देखते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मापन कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मापन कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक में क्या देखते हैं कि इसमें यह बता रहा है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक मतलब अभी उदाहरण मैंने बताया, अभी आपसे पूछा जाए कि आपका वजन कितना है तो आप बोलते हैं आपका वेट कितना है,
आपने बताया 65 kg। तो ये जो वेट, आपका वेट पूछा गया है और आपने किसी राशि से इसका निर्देश मानक किया, मापन किया, और ये माप लिया कि भैया आपने किलोग्राम से मापा और मापने के बाद बताया कि 65 ग्राम, 65 kg। तो ये बता रहा है कि ये आपका केजी जो है एक मात्रक है, ठीक है। आपसे ये नहीं, आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम हुआ, तो आप ये नहीं बताते हैं कि 3 किलोमीटर 400 मीटर, ऐसा टाइम नहीं बताते हैं। आप बताते हैं कि 3 बजकर इतना मिनट इतना सेकंड, या फिर इतना बज रहा है। या फिर आपका वजन पूछा जाएगा तो आप मीटर में नहीं बताएंगे, एक फिक्स निर्देशित मान है पूरे वर्ल्ड में, जिसको कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही, यहाँ का 1 मीटर अमेरिका का भी 1 मीटर बराबर है, और नेपाल का और पाकिस्तान का भी 1 मीटर बराबर है। 1 किलोग्राम यहाँ का और नेपाल का, पाकिस्तान का, और आप कहें अमेरिका का, जापान का, सबका 1 किलोग्राम बराबर है। तो देखते हैं ये मापन क्या है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं। ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार का होता है, एक होता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। अभी पूरे वर्ल्ड में 2 तरीके के मात्रक माने गए हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। इस एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। एसआई पद्धति क्या है, पहले ये जानेंगे। एसआई पद्धति, पहले एसआई का फुल फॉर्म समझेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जो पूरे विश्व में एक मापन की क्रियाओं को देख रेख करता है, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में एक ही तरीके के मापन का निर्देशन होता है, ठीक है। एमके एसआई पद्धति को एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। देखते हैं एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति भी होता है। तो जहां मैं एमकेएस की बात करूं वहां आप समझ जाइए कि एसआई पद्धति की बात हो रही है, या एसआई पद्धति की बात करूं तो आप समझ जाइए कि एमकेएस पद्धति की बात हो रही है। एमकेएस क्या होता है, एमकेएस में एम है मीटर, के है किलोग्राम, और एस है सेकंड। यानी एसआई पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जो अपना मात्रकों का मान रखा गया है वो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये 3 है। और भी हैं, कैडिला है, 7 हैं, लेकिन 3 का ज़्यादा उपयोग में आता है, इसलिए हम 3 को कह रहे हैं। तो एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति इज द सेम। अब हम बात करते हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। ये टोटल ये 7 है। इसके अलावा 2 और मात्रक हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। तो हम उसको आगे देखेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो उससे पहले देखते हैं आपके एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं, और कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहले एक भौतिक राशि होती है, ये भी समझ जाइए। भौतिक राशि होगी, उसका मात्रक होगा, और उसका क्या संकेत होगा ये हम इस एसआई पद्धति में देख लेते हैं। क्रम भौतिक राशि, एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई मीटर में, और जो इसका संकेत होगा स्मॉल एम से। द्रव्यमान किलोग्राम में, और ये केजी। ये संकेत किसके हैं, मात्रक के हैं। ये मात्रक के संकेत हैं। मैं बता दूं, भौतिक राशि के संकेत नहीं है, भौतिक राशि के संकेत अलग होंगे। यानी इंडिकेशन जो होगा भौतिक राशि का इंडिकेशन अलग होगा। जैसे कि मैं बताया था कि यदि बहुत फोर्स है या फिर लंबाई है तो इसको हम
लेंथ लिखते हैं और हम इसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि यही मात्रक की बात करते हैं तो ये मीटर होता है, इसलिए हम यहां पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान का किलोग्राम, और इसका क्या है, इसका होता है मास, तो हम इसको m से प्रदर्शित करेंगे। समय, टाइम, और ये होता है t, इसका होता है सेकेंड, ये s से। ताप, टेम्परेचर, ये k से। विद्युत धारा का एम्पियर, a से। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, cd कैंड से। पदार्थ की परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, मोल से, और उसको प्रदर्शित करते हैं मात्रक के रूप में, कैपिटल M स्मॉल o l, ठीक है। ये 7 होते हैं। ये 3 का मैं इसलिए बताया कि मैक्सिमम इन्हीं तीनों का हम ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, ज़्यादा उपयोगी होता है। और आगे देखते हैं। हाँ, ये बताया था सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं टोटल, जो है 2 है। एक है समतल कोण, जिसका SI मात्रक रेडियन और संकेत जो है RAD। एक होता है घन सॉलिड कोण, स्टेरेडियन, और ये इसका SR। समतल कोण जो होगा इस तरीके का होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमें पता करना है, ठीक है। और जो घन कोण होगा वो यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा, और यहाँ पे एक इस तरीके का रहता है, और इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए। ये समतल कोण जो होगा आपके एक वृत्त पे इस तरीके का बना रहेगा, ठीक है। और घन कोण जो सॉलिड कोण होता है ऐसे बनता है। ये क्या है, एक तरबूज के अंदर आपने देखा होगा, बोलते हैं कि ये तरबूज पका है, लाल है, कैसा है, इसको काट के दीजिए, तो ऐसे ही एक पार्ट निकाल करके देता है। तो वहां पे जो एंगल बनता है वो होता है आपका घन कोण यानी सॉलिड कोण। समतल कोण आपको पता ही है, एक समतल वृत्त पे एक जो भी कोण बनते हैं वृत्त के साथ में, एक इस तरीके का जो भी कोण बनता है वो समतल कोण होता है। ये जो है संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री मात्रक हैं। 7 के बाद 2 इसे माना गया है, ये भी आया, लेकिन न ये मतलब उसी से रिलेटेड है, इसे ये भी एक मात्रक है लेकिन सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, पूर्ण रूप से भी नहीं है और अपूर्ण भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। एसआई में यानी एमकेएस पद्धति कहें या एसआई सिस्टम में जो पहले कुछ मात्रक थे या जो भी हमारे कोई भी ऐसा काम जैसे आवृत्ति हो गया या फिर ज्योति तीव्रता, तो इनका जो मात्रक था पहले कुछ और बोलते थे, बाद में इसका खोज हुआ तो नाम चेंजेज हो गए। क्या क्या हुआ है तो देखते हैं। ताप जो है डिग्री सेंटीग्रेड, पहले इसको ये ओल्ड जो है ओल्ड नेम था डिग्री सेंटीग्रेड, अभी क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। डिनोनेशन जो होता है जो प्रदर्शित करते हैं वो सेम ही है, लेकिन पहले डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे, अब डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ये न्यू का है। आवृत्ति को पहले बोलते थे कंपन प्रति सेकेंड सीपीएस, अभी न्यू में क्या बोलते हैं इसको हर्ट्ज बोलते हैं। और ज्योति तीव्रता को कैंडल शक्ति यानी सी पावर कैंडल पावर, अभी न्यू में इसको क्या बोलते हैं कैंडेला बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ज्योति तीव्रता का नए नाम और संकेत बताइए, क्या है मात्रक के रूप में नए नाम और संकेत क्या है, आवृत्ति का नया नाम और संकेत क्या है, या फिर ताप का नया नाम और संकेत क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप
यहाँ पे याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, मैंने बताया था कि जो सप्लीमेंट्री जो यूनिट है उनका मैं फिगर भी बताया था, दिखाया था। देखते हैं फिर, बढ़िया समझते हैं। समतलीय कोण क्या है? इफ डी थीटा इज, ये डी थीटा जो है ये है समतलीय कोण, समतल कोण, और आर जो है रेडियस है यानी त्रिज्या है, और ds जो है परास है। ठीक है, तो जो यदि समतलीय कोण इफ डी थीटा इस तरीके से हमें प्राप्त करने हैं, इस तरीके से बन रहा है समतल पे, तो जो फॉर्मूला होगा डी थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू ds बाई आर रेडियन। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। तो क्या होगा? डी थीटा इक्वल टू ds बाई आर, जहां ds चाप की लंबाई, यह है जहां चाप की लंबाई, ये तो लिखा ही है, चाप की लंबाई, आर त्रिज्या है। ये जो है आपका परास या चाप की लंबाई, इसको परास भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे ये कह रहा है तो हम कहेंगे कि ये चाप की लंबाई। ठीक है, और आर जो है रेडियस है आपका समतलीय जो समतल कोण बना रेडियस त्रिज्या है, तो डी थीटा इज इक्वल टू ds बाई आर रेडियन। एक रेडियन मीन्स होता है, एक रेडियन मीन्स होता है 180 इंटू डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। जो 1 रेडियन का जो अंश बनेगा, मान लीजिए ये 1 रेडियन है तो कितना होगा? तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो 180 और पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये हो जाएगा 180 इंटू 7/22। देख लेते हैं, ये हो गया आपका 90, 11 वाट 88, 1 और 11 वाट 88। ठीक है, इंटू 7। देखते हैं, 7 8 56, 6 और 7 कम 7 5 12 2 और 7 8 56, 1 57, 57.26। ठीक है, इतना जो डिग्री है ये आपका 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। 57.26, 57.3 मान सकते हैं, या 57.289 ऐसा इसका आता है। ठीक है, तो यदि इस तरीके से मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर का पेन है, प्रैक्टिकल समझिए, और ये 4 सेंटीमीटर ऐसे गया,
तो 4 सेंटीमीटर जो ये है चाप की लंबाई और बाई त्रिज्या यानी 6 सेंटीमीटर 4/6 रेडियन। अब उसमें जितना आया वो आपका यहां पे वो उतने का कोण बना, समतल कोण बना। ठीक है, अभी देखते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल। यदि मान लीजिए कि ये देखिए ये समतल कोण घन कोण है। यदि ओमेगा हमें पता करना है, ओमेगा पता करने के लिए जैसे कि मैं बताया था कि तरबूज जो है आप काट के निकालवाएंगे तो वहां से जहां पे निकलता है, आपने देखा होगा एक पॉइंट, यदि यहां पे हम ले लेते हैं इसको मान लेते हैं हम O, देन ये है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये है रेडियस, और ओमेगा हमें कोण ये पता करना है। ठीक है, तो दैट टाइम जो फार्मूला होगा, इफ डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल यानी घन कोण है, तब इफ डी ओमेगा इज सॉलिड घन कोण, देन फार्मूला होगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, जहां डी ए जो है क्षेत्रफल है, उसके गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और आर जो है वो त्रिज्या है, आर जो है त्रिज्या है, यानी डी ए बाई आर स्क्वायर रेडियन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये फार्मूला। यहां पे जो भी एंगल आएंगे क्षेत्रफल जितना आता है वो और त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, तो डी ओमेगा ये जो एंगल बन रहा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हम अंकित प्रश्न में चलेंगे तो आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमने जस्ट पढ़ा कि मात्रक, मूल मात्रकों के बारे में समझा है, जाना है, और फिजिक्स क्या होता है जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, और उसके आगे हम कंटिन्यू आपको फिजिक्स बताते रहेंगे, और बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी कराते रहेंगे। और हमारे ऐप में ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।